सभी लोगों को नमस्कार। कई बार इनफैक्ट ये बात सही है कि कई बार बिजनेस में जब आप आगे चले जाते हैं या फिर खो जाते हैं तो जैसे कहता है ना कि कई बार पता ही नहीं चलता है कि ये बिजनेस के हृदय में आप हैं या आपके हृदय में यह बिजनेस। लेकिन आज जरूर आपसे कुछ बात करेंगे। पहले थोड़ा सा अपने बारे में हम बताएं। श्रवण जी ने बताया कि हम लोग क्यों इस बिजनेस में आ गए। मेरा बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है दोस्तों, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड। हम लोग बिहार के एक बहुत रिमोट डिस्ट्रिक्ट नालंदा के गांव से बिलोंग करते हैं। हमारे फादर, इनफैक्ट हमारे ग्रैंडफादर बहुत गरीब थे। वो दूसरे के खेतों में काम करते थे, मजदूरी करते थे और गाय रख करके हम लोगों का जो खानदानी काम होता है वो दूध बेचने का काम करते थे। हमारे फादर गरीबी के कारण बहुत नहीं पढ़ पाए। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे पढ़ने के लिए वो छोड़ दिए, धनबाद चले गए। धनबाद में उन्होंने ट्यूशन वगैरह पढ़ाया और आगे कट शॉर्ट दी होल स्टोरी, वहीं मेरा जन्म हुआ। जब मेरा जन्म हुआ, इनफैक्ट आज 9 बजे से मेरी लगातार मीटिंग चल रही है। मैं अभी बात कर रहा था सरपंच जी से, मैं 7:30 में पहुंचा हूँ घर, जल्दी से नहाया हूँ, फिर थोड़ा सा तैयार हुआ कि नहीं आपसे बात करना। 9 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक लगातार मिनिस्ट्री की आज मीटिंग थी। बट एनीवे, दैट द पार्ट ऑफ लाइफ। तो वहीं मेरा जन्म हुआ और हम डॉक्टर बनना चाहते थे। मेरा जूलॉजी का बैकग्राउंड था, लेकिन हमारे फादर को कहीं ना कहीं एक चीज बहुत खल रहा था उनको, जिसको बोलते हैं ना, खलिश थी उनके मन में कि जब हम लोगों की क्वेलरी, फादर हमारे जब धनबाद गए तो he earned lots of reputation as well as wealth। 14 क्वेलरी के वो मालिक हो गए। 17/10/71 को श्रीमती इंदिरा गांधी का एक राष्ट्रीयकरण की नीति आई थी, नेशनलाइजेशन का, और सब क्वेलरी नेशनलाइज हो। तो हमारी भी क्वेलरी नेशनलाइज। उसमें हम छोटे थे, कुछ याद नहीं है, लेकिन फादर बताते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी था। उस जमाने में हमारे पास 4 एम्बेसडर गाड़ी और शक्तिमान ट्रक हुआ करता था। वो सारा उस जिले का कलेक्टर आया और उसने जब्त कर लिया। तो उनके मन में हमेशा लगता था, वो बोलते थे कि बेटा डॉक्टर, मतलब डॉक्टर बहुत नोबल प्रोफेशन है, मेरी बहुत इच्छा थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सो डॉक्टर नहीं, तुम कलेक्टर बन जाओ। तो पता नहीं, लगता है कि ईश्वर की कदाचित क्या कृपा होती है, ईश्वर की क्या कृपा है वो ईश्वर ही जाने। तो मैं क्यों कर डॉक्टर नहीं बना, क्यों कर फिर मैं इधर आ गया, ये मुझको भी नहीं पता है। फिर शादी हो गई और जीवन चलना शुरू हो गया। जीवन चलते चलते कहता है कि देखिए, हर चीज की डेस्टिनी होती है और कहता है कि जीवन के किस पड़ाव पर, किस मोड़ पर कौन सी घटना होगी और आपको वो कौन सा मोड़ दे देगा, आपको कुछ नहीं पता है। कदाचित अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मेरे 3 बैचमेट्स का बड़ा असामयिक निधन हो गया। वो लोग तीनों, इस नौकरी की एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब आपके पास पावर आता है तो एक फॉल्स ईगो आ जाता है, और जब फॉल्स ईगो आता है तो आपकी हैबिट्स बहुत खराब हो जाती है। मेरी भी इस बिजनेस में आने से पहले बहुत बैड हैबिट्स डेवलप कर गई थी। मैं चेन स्मोकर था। मुंगेर में जब मैं म्युनिसिपल कमिश्नर था तो वहाँ आईटीसी की फैक्ट्री है, वो लोग डब्बा का डब्बा, कार्टून का कार्टून सिगरेट ला के दे देते थे। 2002 की बात है। तो वो पूरा दिन भर में 60-70 सिगरेट में पी जाया करता था। उसके बाद फिर नेपाल के बॉर्डर पर एसडीएम हो गया रक्सौल में, वहां तो शराब की बहुत, ये मैंने उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे कुछ बिहार के मित्र हैं, वो कहता है, कहावत है बिहार में कि सूर्य अस्त और नेपाल मस्त, मतलब शाम होता है तो वो ड्रिंक करने वाली मेरी आदत हो। इसके अलावा नॉनवेज बहुत खाने। इस तीनों ने मिल करके मेरे स्वास्थ्य को चौपट कर दिया। उसके बाद 2007 में मैं तत्कालीन रेल मंत्री के साथ, उनके ओएसडी में चला गया। नाम लेना उचित नहीं होगा, बिहार के बहुत बड़े शख्सियत हैं वो। उसी बीच हमारे 2-3 साथी का निधन हो गया। और जब डेथ हुआ तो चूंकि उन लोगों की शादी थोड़े बचपन में हो गई थी, तो उनकी पत्नी को उसी जिले में, उसी ऑफिस में जहां वो अफसर था, आज वो प्यून की नौकरी कर रहा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि प्यून की नौकरी खराब है, लेकिन लाइफस्टाइल कहाँ से कहाँ चला आया। तो ये कुछ बातें मेरे मन के अंदर चल रही थी कि हम जो पोस्ट होल्ड करते हैं, जिस चेयर पर हम बैठे हुए हैं, वो कदाचित चेयर मेरा है ही नहीं।
जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ये स्टोरी मैंने बहुत बार बताई है, और उसी के बाद मेरे को लगने लगा कि कदाचित कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य की समस्या थी, तो किसी ने न्यूट्रीलाइट के बारे में मेरे को बताया, तो न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट हम लेने लगे, यूज करने लगे, बहुत फायदा हुआ। हमारी पत्नी को अस्थमा का प्रॉब्लम था, नेबुलाइजर लगाती थी, तो उस वक्त बायोसी आता था और ट्रिपल गार्ड आता था, जो अभी इग्निसिया साइट्रस हो गया, वो सब खाने लगी तो बड़ा फायदा किया। धीरे 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 कब इस बिजनेस में वो सीरियस हो गई और उसको हम सपोर्ट करने लगे, तो मुझको पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं ना कि जब आप ईश्वर के भक्ति में लीन होते हैं तो कब आप ईश्वर में समा जाते हैं और ईश्वर कब आप में समा जाता है वो पता ही नहीं चलता है। कदाचित ये भी मेरे साथ, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ बात जरूर करूंगा। सो कैन वी स्टार्ट? अभी तक मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि मैं क्यों आ गया। मतलब हम हमेशा कहते हैं कि इस बिजनेस में 3 तरीके से लोग आते हैं, भाव से, भाव से और प्रभाव से, लेकिन वो टिकेंगे आपके स्वभाव से। और अगर वो टिक गए, अगर आप टिक गए तो कामयाब हो जाइए। तो मैं भी एक तरह से समझिए कि मैं एक जरूरत के कारण, प्रभाव के कारण, लेकिन अपने स्वभाव के कारण टिक गया। कुछ चीजों को आज आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। नील ने बहुत अच्छे से, यंग लड़का है, बहुत अच्छे से बताया उसने, लेकिन आज कुछ चीज हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम लोग जिस युग में रह रहे हैं, देखिए आप कहता है, इसको थोड़ा समझिए। आई विल टेक अराउंड 30 मिनट्स। मेरे पास है 30 मिनट का वक्त? जी सर, जी सर। ओके। जिस युग में हम रह रहे हैं, थोड़ा इसको समझिए। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने इस पर प्रकाश डाला है और उस पर फिर कई किताबें लिखी गई। राइट फ्रॉम जब पहला एज था, हंटर एज, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। कहता है कि हंटर एज में नोमैडिक कल्चर था और हम लोग मार करके और उसको खा लेते। उसके बाद एग्रीकल्चर एज आया, हल बैल आया और उसने प्रोडक्टिविटी, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, प्रोडक्टिविटी को 10 टाइम्स बढ़ा दिया। उसके बाद आया इंडस्ट्रियल एज, मशीनें आ गई और उसने प्रोडक्शन को 100 टाइम्स बढ़ा दिया। उसके बाद आया नॉलेज एज, जिसको हम लोग इंटरनेट एज बोलते हैं, नॉलेज एज आया, उसने प्रोडक्टिविटी को 1000 टाइम्स बढ़ा दिया। कहता है कि वो इंटरनेट के एज से हम लोग आगे निकल गए हैं और अब का जो एज है ये विजडम का एज। और कहता है विजडम के एज में आप प्रोडक्टिविटी को, इफिशियंसी को कितने गुना मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका आपको अंदाजा ही नहीं। और ये बिजनेस कुछ और नहीं है, ये आप लाखों लोगों के स्किल को इनहेंस कर देते हैं, उसके सपनों को स्पंदित कर देते हैं, उसके ड्रीम्स को जगा देते हैं, उसको इंपावर कर देते हैं, और इन रिटर्न वो लाखों लोगों को इंपावर कर देता है। और प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी, एंटरप्रेन्योरशिप किस कदर आगे निकल जाता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वी आर लिविंग इन विजडम एज, इसको याद रखिए। ये कोई मामूली बिजनेस नहीं है कि लोग बोलते हैं ना कि दिस इज द बिजनेस ऑफ सोप। नो, दिस इज नॉट अ बिजनेस ऑफ सोप, दिस इज अ बिजनेस ऑफ होप। यहां हम होप देते हैं। हेनरी किसिंगर अमेरिका में अभी भी 100 साल उनका हो गया, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, स्टेट्समैन, फॉरेन सेक्रेटरी रहे वो। कोविड के बाद उन्होंने एक आर्टिकल लिखी थी वॉल स्ट्रीट जर्नल में, अगर मुझको ठीक से याद। देखिए उसमें क्या कहा उन्होंने 2 चीज कहा। पहला कहा कि अब दुनिया एसी, बीसी और एडी के रूप में कम जाना जाएगा और एसी और बीसी के रूप में ज्यादा जाना जाएगा, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। और इसको आप अप्रिशिएट कीजिएगा, कोरोना के बाद सारी चीजें बदल गई। और उन्होंने कहा कि अब आफ्टर कोरोना पीरियड में अगर एक चीज की कमी आई है वो है लॉस ऑफ ट्रस्ट। लॉस ऑफ ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, लॉस ऑफ ट्रस्ट इन फैमिली, लॉस ऑफ ट्रस्ट इन बॉस, लॉस ऑफ ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, लॉस ऑफ ट्रस्ट इन हॉस्पिटल। आप सोच करके देखिए ना, रूह कांप जाता है अगर वो मंजर आप याद कीजिए।
कई ऐसे मुकाम आए, कैसे कितने एग्जाम्पल्स मिले जहां परिवार के लोगों का डेथ हो जाता तो उसका फैमिली क्लेम नहीं करता था बॉडी, क्योंकि कोरोना के कारण हो गया। लॉस ऑफ ट्रस्ट। इस बिजनेस के अंदर इस चीज को पकड़ के रखना है। अगर आपने अपने टीम में एक व्यक्ति को भी लाया है तो उसके ट्रस्ट को कभी इरोड नहीं होने दें, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है। दिस इज अ बिजनेस ऑफ बिल्डिंग पीपल। ये लोगों के संगठन बनाने का, यह लोगों की इमारत बनाने का बिजनेस। और इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने सिर्फ ईंट और गारे की दीवार और इमारत बनाई, वो वक्त के धार में, वक्त के थपेड़े में खत्म हो गया। लेकिन जिस किसी ने भी लोगों की इमारत बना दी, वो कालजयी हो गया, इटर्नल हो गया। आप सोच करके देखिए, एक बार हम लखनऊ गए थे तो इमामबाड़ा गए, तो ऐसे ही समय था, एक हमारे डाउनलाइन वहां थे, तो हमको लगा शाम का चलते हैं। तो उसमें भूल भुलैया में लोग घुमाता है, और हम लोग सब लोग जानते हैं अवध के नवाब की कहानी भी हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज आ गया, बोला कि अरे तुम भागा क्यों नहीं? बोला अरे कोई जूता पहनाएगा तब न भागेंगे। तो गाइड बता रहा था कि साहब 22 साल, और हम लोग इतिहास में भी पढ़े, 22 साल उस नवाब ने शासन किया, 11 साल उसको वो इमामबाड़ा बनवाने में लगा, और एक क्षण में सब कुछ समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हुआ? क्योंकि वो ईंट और गारे की इमारत थी। लेकिन सोच लीजिए, आज ईसा पूर्व 600 साल, यानी टोटल जोड़ दीजिए तो लगभग 2900 साल पहले एक व्यक्ति ने लोगों की इमारत खड़ी की, और बुद्धिज्म आज भी जिंदा है, जैनिज्म आज भी जिंदा है, गांधीज्म आज भी जिंदा है, सूफीज्म आज भी जिंदा है। उसी तरह से अगर इस बिजनेस में आपने लोगों की इमारत खड़ी कर दी तो यकीन मानिए ये कालजयी हो जाएगा। लोग आएंगे जाएंगे, प्रोडक्ट इधर होगा उधर होगा, कोई अमेजन में चला जाएगा, कोई कुछ करेगा, कहीं इधर से चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमारत को मौसम से, अगर इमारत मजबूत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए याद रखिएगा, इट्स अ पीपल बिजनेस। मैं आपके सामने 2-3 चीज रखूंगा। मैं बिजनेस के मैकेनिक्स में नहीं जा, सब लोग जानते हैं। इनफैक्ट यू पीपल आर मोर क्वालिफाइड देन। हम लोग तो बिहार के हैं, आप लोग मुंबई हैं, फाइनेंस की राजधानी है, जहां हर व्यक्ति के ब्लड को अगर टेस्ट किया जाए तो वो बी पॉजिटिव निकलेगा, बिजनेस पॉजिटिव। तो आपके तो रक्त में, आपके तो धमनियों में बिजनेस बारा, हम आपको क्या बताएं। लेकिन कुछ चीज जो अनुभवों से हमने सीखा है वो जरूर आपके साथ शेयर करें। कहता है कि इस विजडम एज में अगर आप जाने तो ईश्वर ने आपको 3 गिफ्ट दिया है, याद रखिए। देयर आर 3 गिफ्ट्स टू दिस मैनकाइंड फ्रॉम द गॉड। भगवान ने 3 गिफ्ट दिया है। आप यदि ईश्वर को माने तब भी, नहीं माने तब भी उसने दिया है। क्या दिया है? पहला दिया है फ्रीडम एंड पावर टू चूज। आपके पास आजादी है और आपके पास शक्ति है चीजों के चयन का। अभी बताया ना, महेश भाई बता रहे, कितने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है, लोग नहीं चूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज गॉड हैज गिवन यू द पावर एंड द फ्रीडम टू चूज। तो ये पहली शक्ति ईश्वर ने आपको दी, इसलिए इसका बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। अब जैसे मॉल में जाते हैं ना, बहुत सारा चीज है, अब आपको जिसकी जरूरत नहीं अगर उठा के ले आए तो कहता है कि जिसकी आपको जरूरत नहीं उसको अगर आप खरीद रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको वो बेचना पड़ेगा जिसकी आपको जरूरत है। तो दैट इज द फ्रीडम एंड पावर टू चूज। ये पहला पावर गॉड ने दिया। दूसरी शक्ति, नेचुरल लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड। कुछ चीजें ईश्वर ने सतत, निरंतर और शाश्वत की, वो बदल नहीं सकता। ग्रेविटेशन का लॉ, ठीक है, न्यूटन ने खोजा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उसके पहले सेव नीचे नहीं गिरता था। एक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत सब जगह सत्य है। मुंबई में भी अगर आप छत से गिरिएगा तो नीचे ही जाइए, और इटली में भी गिरिएगा तो नीचे ही जाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इनफैक्ट एक बहुत बड़े
राइटर हुए, उनका नाम था प्रेंटिस मलफोर्ड। उनकी एक किताब है योर थाउट्स आर थिंग्स, किताब है, बहुत पुराने, मतलब उसको अगर ठीक से याद है शायद 1859 या 60 की वो किताब। कहा जाता है कि दुनिया में शायद पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की भगवत गीता के बाद सबसे पहली किताब है प्रेंटिस मलफोर्ड, योर थाउट्स आर थिंग। जो आप सोचते हैं वो हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है कि नेचर का लॉज एंड प्रिंसिपल्स है। जैसे हम लोग रेडियो लगाते हैं 93.8 FM, तो वो लग जाएगा, वो रेडियो मिर्ची। लेकिन वो अब क्या होता है, जैसे वो आप भेजे वो तरंग ऊपर गई और उसी को पकड़ के ले आई। आप कौन सा तरंग भेजते हैं डिपेंड इस पर करता। मैं इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊं। कहते हैं कि जब आप तरंगों को भेजिए ना ईश्वर के पास, तो उसमें भगवान के डिक्शनरी में नो शब्द है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप प्रार्थना करते हैं, पावर ऑफ प्रेयर, आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को पढ़िए ना, वो दिन भर में एक बार थैंक गॉड बोलते थे, 1000 बार। जमीन पर पैर जाता था बोलते थे थैंक गॉड। तो वो कहता है कि आप जो सिग्नल भेजते हैं ना, वो बहुत एक्सप्लिसिट होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। नोट वर्ड का शब्द का उसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप कहते हैं कि आई डोंट वांट टू बी सिक, तो भगवान के डिक्शनरी में नो नहीं है, तो भगवान नो काट देंगे, तो क्या आएगा? आई वॉन्ट टू बी सिक, आप बीमार पड़िए। आई डोंट वांट टू बिकम सक्सेस, आई डोंट वांट टू फेल, तो नोट खत्म हो जाएगा, आई वांट टू फेल। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स विच यू हैव टू लर्न। और एक है पावर ऑफ इंटेलिजेंस। इसी पर बात करके हम थोड़ा रैप अप करने की कोशिश करें। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये तीसरा जो गिफ्ट है गॉड का, ये पावर ऑफ इंटेलिजेंस, ये ह्यूमन बीइंग को ही दिया है। याद कीजिए दोस्तों, इस धरती पर 4 तरह के इंटेलिजेंस होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। और जिस इंटेलिजेंस की जरूरत यहां है, अगर आप सीखें तो आप कहीं भी जा सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी निर्माण के लिए 2 इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है, एक तकनीक और दूसरा नियत। सिर्फ तकनीक से कुछ नहीं होता है। अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल अभी भी चल रहा है, तकनीक कमजोर था। हमने आज पुल बनाए बहुत अच्छी तकनीक से, 1 महीना में गिर गया। क्यों? हमारा नियत खराब। एमवे बिजनेस में आपकी तकनीक कितनी अच्छी है वो अच्छी बात है। आप कितना बढ़िया इंस्टाग्राम चलाते हैं, अच्छी बात है। कितना बढ़िया यूट्यूब चलाते हैं, कितना बढ़िया फेसबुक चलाते हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं, कितना अच्छा लगते हैं देखने में, कितना बढ़िया डेमो करते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन आपका इंटेंशन क्या है? अल्टीमेटली ये बहुत काउंट करता है। सो याद रखिए 4 इंटेलिजेंस क्या है। पहला है, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वेश्चन या फिजिकल इंटेलिजेंस। आपके शरीर के हाव भाव, जिसको हम लोग आम आजकल बड़ा स्टाइल हो, बॉडी लैंग्वेज। दिस इज अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस विच इज नोन एज फिजिकल क्वेश्चन। जरूरत है इसकी। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, कई प्लान दिखाने जाते हैं, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी, कैसे प्रेजेंटेबल आप हैं, आपका स्पीच पैटर्न क्या है, आपका एक्सप्रेशन क्या है, आपकी पीपल स्किल क्या है, इट्स ओके। ये पहला इंटेलिजेंस। दूसरा है, उसको बोलते हैं हम लोग इमोशनल क्वेश्चन, EQ, इमोशनल क्वेश्चन। और इमोशनल क्वेश्चन या सोशल क्वेश्चन भी बोलते हैं। तीसरा IQ, बहुत लोग बोलते हैं बहुत तेज IQ है उसका। इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ, ये माइंड से गाइड होता है। पहला बॉडी से, दूसरा इकोनॉमी से, तीसरा माइंड से। इस तीनों के बारे में आप जानते हैं, फिजिकल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन और इंटेलिजेंस क्वेश्चन। आज बात हो रही है नहीं, ये भगवत गीता में भी कहा गया था और यही सत्य है। चौथा जो क्वेश्चन है ना, वो जो डेवलप कर लिया उस इंटेलिजेंस को, वो सब जगह सम्राट होता है और उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अब आप पढ़िएगा ना गूगल में जाके, इस पर इतने एग्जाम्पल्स। अभी हाल में एक किताब आई है 8th हैबिट,
स्टीफन कोवे का, उसको पढ़ के देखिए क्या है ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या बोलता है। इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। जैसे मच्छर काटता है, जैसे मच्छर का डंक किया, दिस इज द स्टिमुलस, और उसको आप हाथ से मारते हैं, दैट इज रिस्पॉन्स। कहता है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का स्पेस होता है, और वो स्पेस डिसाइड करता है कि आप कहां जाने वाले। अगर वो स्पेस में आप नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं तो आप मीडियोकर होइएगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं तो आप सफल होइएगा। इस बिजनेस में भी लोगों को जब दिखाया जाता है ना, तो एक स्टिमुलस जाता है। विजय भाई ने जिनको प्लान दिखाया होगा, सुधा मैडम ने प्लान दिखाया होगा, क्या दैट इज स्टिमुलस। और वो जो रिस्पॉन्ड किया या रिएक्ट किया, नहीं हमको नहीं करना है, रिएक्ट कर गया, यस मैं करूंगा, रिस्पॉन्ड किया, तो वो जो स्पेस टाइम था फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जिसमें उसने डिसाइड किया, वही एक व्यक्ति की डेस्टिनी तय कर देता है डेस्टिनी। याद रखिए ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन है क्या। कहता है कि इस देश में गांधी के पहले भी बहुत लीडर आए। स्पिरिचुअल क्वेश्चन है कि वह लीडर जो हृदय खोल करके अपनी दोनों बाहों को फैला करके लोगों के सफलता के लिए मेहनत करता है, काम। आप जब प्लान दिखाने जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं? कहीं ये तो नहीं सोच के जाते हैं कि अरे भाई तो बड़ा बढ़िया आदमी है, ज्वाइन कर लेगा तो 500 पीवी हर एक महीना मेरा तो पक्का है। तो हो सकता है आपका इमोशनल क्वेश्चन ठीक है, फिजिकल क्वेश्चन भी ठीक है, बढ़िया ड्रेस है, देखने में स्मार्ट लग रहे हैं, मेरे जैसा माने चेहरा आपका गंदा नहीं है, यू आर स्मार्ट पीपुल, लेकिन आपके अंदर मन में भाव क्या चल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आ गया फंस गया 500 पीवी ले लेगा, तो फिर भाई मुश्किल है। हो सकता है 2-3 महीना हो भी जाए, लेकिन यकीन कीजिए ये लोगों की इमारत बनाने का, और इसीलिए उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन। इट मेक सेंस? थोड़ा बात कर लें, नहीं तो फिर लगेगा कि एक तरफा ही हम बात कर रहे हैं। मेक सेंस? श्योर? मैं थैंक यू सो मच। थोड़ा रिस्पांस भी आना चाहिए। अभी बात हम लोग स्टिमुलस और रिस्पांस की किए। एक चीज से मैं आपको ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। जैसे मैंने कहा ना कि दिस इज द टाइम वेयर वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ ट्रस्ट, होप। अब आपको मैं एक चीज याद रखिएगा, मैं यहीं पर बताना चाहता हूँ, बार बार निकल जाता है। कहता है कि इस धरती पर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर एक शब्द है तो है मैं, आई। इस बिजनेस से मैं शब्द को निकाल दे। मैं अहम का प्रतीक, आप, हम, ये शालीनता का प्रतीक। कहता है कि मैं शब्द का प्रयोग सिर्फ ईश्वर के लिए है, खुदा के लिए है, गॉड के लिए। मैं शब्द का प्रयोग अहम का प्रतीक है। मैंने ये कर दिया, मैं उसको सिखा रहा हूं, मैं तो बहुत बड़ा काबिल हूं, मैंने वो ठीक कर दिया है। ईगो का ये बात, ये अहम का प्रतीक। पीपुल स्किल में आप जानते हैं, पढ़ते हैं, सब जानते हैं। याद रखिए दोस्तों, मैं शब्द को अपने जीवन से बाहर निकाल। तो मैं आपके साथ एक हिस्टोरिकल और इकोनॉमिक फैक्ट्स को शेयर करना चाहता हूं। मैं जानता हूं जो लोग सीनियर लीडरशिप पर हैं या बहुत दिन से बिजनेस में होंगे, जैसे हृदय का जो ईसीजी होता है ऊपर नीचे जाता है ना, यह बिजनेस भी इसी मंडेन वर्ल्ड का है, ये भी ऊपर नीचे जाएगा। आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कोरोना के बाद ऐसे आया, ये नियम लाया, वहां गया, ये निकल गया, रेगुलेटरी फलाना ठिकाना, बहुत सारा चीज। आपको एक हिस्टोरिकल इकोनॉमिक फैक्ट से आपको रूबरू करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए, उनका नाम था प्रोफेसर अंगस मेडिसन। उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है कंटेम्पोररी वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री है, प्रोफेसर अंगस मेडिसन। उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेकर 1757 तक, 1757 तक, अगर उस वक्त ऑफ कोर्स जीडीपी का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन उसको अगर नॉशनली कैलकुलेट किया जाए
तो फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेकर के 1757 तक इंडिया पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी का लगभग 25 से 30% कंट्रीब्यूट करता था। दिस इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट और इट हैज बीन corroborated, substantiated by World Bank and other institutions as well. 1757 एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है भारत के इतिहास में, जहां से इस देश की गुलामी की शुरुआत, that marked the beginning of the downfall of our country. 1757 में एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पलासी। वाजपेयी जी की एक बड़ी फेमस कविता है और उन्होंने अपने पार्लियामेंट में कहा था कि 1757 में बैटल ऑफ पलासी में यह देश इसलिए नहीं हारा कि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए हारा कि उस युद्ध के मैदान में जितने लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे, जितने भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, उससे ज्यादा मैदान के बाहर खड़ा होकर के तमाशा। देश के मुस्तकबिल का, देश की तकदीर का फैसला होने वाला था और हम फेंस पर होते। इस बिजनेस में भी होता है, आपके परिवार का, आपके सोसाइटी का, आपके जनरेशन का फैसला होने वाला है, एंड यू आर आइसोलेटेड, यू आर सो कॉल्ड न्यूट्रल, यू कैन नेवर बी न्यूट्रल। 1757 के बाद हमारे देश का मुस्तकबिल, तकदीर, भविष्य अंग्रेजों के हाथ गया और वहां से इकोनॉमी का डाउन शुरू हुआ। और मालूम है 1947 जब हम आजाद हुए, इस देश की अर्थव्यवस्था का ये आलम हो गया कि पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी का 1%। प्रोफेसर लिखता है कि 1757 में जितना सोना और धन हिंदुस्तान में था, 1947 में इंग्लैंड के पास। तो ये ग्राफ कैसा हुआ? ग्राफ ऊपर गया फिर नीचे चला गया। लेकिन फिर देखिए, आपको जान करके आश्चर्य होगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट में रहे, इसके पहले हम फाइनेंस में भी ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे थे, बजट बिहार का कई बजट हमने बनाए, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी। मैं ये नहीं कहूँ मैं बनाया, गलती बोल दिया, मैं उसमें भूमिका निभाया। तो हिंदुस्तान का जो पहला बजट था मात्र 97 करोड़, सोच करके देखिए। लेकिन वो ग्राफ फिर हम लोगों ने अपने मुस्तकबिल को, अपने तकदीर को, अपने विजडम के जरिए, अपने मेहनत के जरिए, एंटरप्रेन्योर्स के जरिए कहां पहुंचाया? 2023 में उन्हीं अंग्रेजों को पीछे छोड़कर भारत आज के तारीख में विश्व की 5वीं सबसे बढ़िया था। आप सोच करके देखिए, you should feel proud of it. We all are Indian. और वर्ल्ड बैंक कहता है और कई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं कि 2030 यह देश तीसरे और 2050 फिर हम शीर्ष पर। इस देश की मुस्तकबिल, इस देश का तकदीर, इस देश का भविष्य चंद्रयान की तरह के ऊपर जा रहा है। निर्णय आपको लेना है कि आप कहीं आप भी तो 1757 की तरह न्यूट्रल होकर नहीं खड़े हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो देश का भविष्य तो बदलेगा। निर्णय आपको लेना है कि आपके भविष्य बदलेंगे। मैं खास करके उन बच्चों से बात करूंगा जो अभी U35 में, U25 में है। चीजें बदल रही है दोस्तों, यकीन कीजिए आप कर सकते हैं, यकीन कीजिए वो आप ही है जो कर सकते हैं। मैं अब अपनी बात को रैप अप कर रहा हूं 10 मिनट। एक बार सिर्फ उंगली उठा के बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? स्पष्ट हो रही है मेरी बातें? आर यू फायर्ड अप फॉर दैट? मित्रों, ताकत ईश्वर ने हर इंसान में दी, हर इंसान में वो असीम शक्ति दी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर का अर्जुन हमको भयभीत करता है। यकीन कीजिए ईश्वर का निवास आप में है, और ये ऐतिहासिक धार्मिक तथ्य नहीं है मात्र, ये एक साइंटिफिक ट्रुथ है। एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट हुई, उनका नाम था डॉक्टर कैंडिक पर्ट। वो लिखती हैं, उनकी एक किताब है योर बॉडी इज योर माइंड। उनको बोला जाता है गॉडेस ऑफ न्यूरो साइंस। आप गूगल कीजिएगा डॉक्टर कैंडिक पर्ट, शी इज नोन एज, शी इज नो मोर द गॉडेस ऑफ न्यूरो साइंस। उन्होंने लिखा है कि इंसान जिस दिन अंतिम सांस लेता है उस दिन भी उसके शरीर में नए सेल बनते हैं।
और प्रत्येक नया सेल आपको ये अवसर देता है कि आप ग्रो कर सकते। डोंट वरी इफ यू आर 80 years old, डोंट वरी इफ यू आर 95 years old. You can grow, you can learn, you can inspire people, you can handhold them till you breathe last. मैं ये बिजनेस अब इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझको पैसे की जरूरत है, क्योंकि मित्रों जिस नौकरी में हूं वह इस देश का सबसे बड़ा नौकरी, और इस बात का घमंड हमको नहीं, क्योंकि वही एक चीज है जो इंसान को बड़ा नीचे ले जाता है। और इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद मेरे ऊपर जो लबादा था पत्थर का और मोम का, वो सब पिघल गया। वो कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो मैं उस पर बात कर रहा था कि जो ये ब्रेन है ना, इसके अंदर 80 बिलियन सेल्स होते हैं और उन सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन। एक रशियन साइंटिस्ट था, उसका नाम था इफ आई रिमेम्बर द नेम करेक्टली, पियोत्र नियोखिन करके कुछ नाम था। इफ आई मैंने स्पेलिंग उसका भूल गया तो मैं नहीं कर सकता हूँ। पियोत्र नियोखिन ऐसे कुछ नाम था, उन लोगों का नाम भी थोड़ा टेढ़ा रहता है, खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने अपने रिसर्च में साबित किया, सॉरी थोड़ा एक्साइटेड हो गया उसके कारण थोड़ा पिच मेरा हाई हो गया। तो एक न्यूरॉन और दो न्यूरॉन को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक कनेक्शन। वो लिखता है कि अगर इंसान के ब्रेन के सभी सेल्स को सिनेप्टिक कनेक्शन से जोड़ करके एक लंबा डोरी बना दिया जाए तो 1.5 करोड़ किलोमीटर लंबा हो जाए। कैन यू इमेजिन दिस? ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क में अथाह शक्ति, असीमित शक्ति दी, और साइंटिस्ट इस बात पर मोटा मोटी सहमत है कि हम लोग 5-10% से ज्यादा का तो प्रयोग नहीं करते। और ये प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं कि प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि आस पास अड़ोस पड़ोस दोस्त रिश्तेदार, अरे तुमसे नहीं होगा, कहाँ ये वो सब बताना शुरू। और इसी मिश्रित भाव से अर्जुन भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में था। युग का सबसे बड़ा धनुर्धर, आप पढ़िए ना भगवत गीता को, आप धर्म ग्रंथ की तरह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो इस युग का ही नहीं, कालजयी है, युग युगों तक सबसे बड़ा दर्शन शास्त्र है। वो फलसफे का वो सफा है कि जिसका आज तक कोई सानी नहीं। 18 अध्याय और 700 श्लोक। हर इंसान को यह सोचना पड़ेगा कि जहां खड़ा है उसके सामने चुनौतियां क्या है और उसके पास शस्त्र क्या है, ताकत। इस बिजनेस में भी आपको देखना, आपके पास क्या व्हाई विल यू ज्वाइन दिस बिजनेस? You need to figure out how many challenges you have in your life, and after that you need to understand that what weapons you have in your possession. पहला श्लोक ही है, दोनों अगर संवाद आप पढ़ेंगे, मैं पूरा उस पर नहीं जा रहा हूं, पहले अध्याय में यही है। दुर्योधन बताता है कि मेरे पास क्या ताकत है और उसके पास क्या ताकत। पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बोलते हैं कि हे संजय, बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के बीच जो सेनाएं सजी है वो लोग क्या कर रहे हैं। तो बताता है, संजय उवाच दृष्टवा, मैं उस पर नहीं डिटेल जा रहा हूं, पूरा आप पढ़ेंगे, एक्साइटेड हो जाइए। इस जीवन में उन्होंने सब बताया दुर्योधन के, उधर से कौन है, उधर से अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, इतने महारथी हैं, धृष्टद्युम्न है। इधर से कौन है? इधर से हम हैं, आप हैं, गुरुवर आप हैं, भीष्म पितामह है, अश्वत्थामा है, सब लोग को गिनाया। ये क्या है आपको भी देखना पड़ेगा। आपके जीवन में कौन चुनौती? फाइनेंस की चुनौती, महंगाई की चुनौती, हेल्थ की चुनौती। आपके पास वेपन कौन है? आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, न्यूट्रलाइट है, आपके लोग हैं, आपकी पॉजिटिविटी है। आपको लड़ना पड़ेगा, जीवन एक संग्राम, और इसके लिए उत्साह की जरूरत पड़ती। अर्जुन को यही कंफ्यूजन हुआ कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस बिजनेस में भी भाई लोग पूछ हमसे होगा कि नहीं, और यही मिश्रित भाव अर्जुन के पास। अर्जुन ने जब देखा, और जब भीष्म पितामह का उम्र बताया जाता है कि 183 साल,
उन्होंने जब शंख बजाए तो उसके बाद एकदम नगाड़ा और सब बजा, सिंघा तो कांप गया, पांडव की सेना 7 अक्षिणी सेना कांप गई। भगवान समझ गए कि नर्वस हो गया। हम लोग भी नर्वस होते, प्लान दिखाने गए हाथ कांप रहा है, स्टेज पर गए बोल नहीं पा रहे, डेमो किए गड़बड़ा गए। भगवान समझ गए तो कहता है उत्साह का जीवन में कितना बड़ा, क्यों ये मीटिंग हो रही, क्यों हम बात कर रहे हैं, आपके अंदर का सारा निरुत्साह, सारा निगेटिविटी निकाल कर फेंक देना। दैट इज व्हाट इज लीडरशिप इज ऑल अबाउट। बाकी तो मैकेनिकल चीजें सब जानते हैं, कौन ऐसा चीज जो आप नहीं जानते, और हम क्या बताएंगे, मेरे जैसा मूर्ख आदमी आपको क्या पढ़ाएगा। आप लोग सब लोग विद्वान हैं, आप लोग तो माने फाइनेंशियल कैपिटल के हैं, हमको तो पढ़ा दीजिएगा। लेकिन सिर्फ उत्साह की भी जरूरत है। और जब भगवान ने देखा, वो पूरा श्लोक है, ततः श्वेते हैर्युक्ते महत्ति संदनो स्थितो माधव पांडव से वह दिव्य शंखो प्रदत्म। जब नर्वस हुए तो भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य रथ पर प्रकट होकर के और वहां अपने शंख बजाए। 5 जन भगवान कृष्ण के शंख का नाम था। 5 जन्यम ऋषि केशो देवदत्तम धनंजय पौंड्र दद्मो महाशंकम भीम कर्मा ब्रिकोदरा। देवदत्त अर्जुन का शंख था, पौंड्र भीम का, सब लोग अपने शंख बजाए। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा नकुला सदेव सुघोष मणि पुष्पक। आप पढ़े न, अब वो जो उत्साह आया तो 7 अक्षुणी सेना पूरे 11 अक्षुणी सेना को समाप्त कर दी। ये उत्साह जब आपके अंदर आएगा, समस्त चीजों को जीत, और आप इस बिजनेस में क्राउन भी जाइएगा, फाउंडर क्राउन, आप वो सब जगह जाइएगा जहां कोई और गया, क्योंकि ईश्वर का वास आप में है। आप माने या ना माने मित्रों, मैं हमेशा लोगों को बताता हूं, और ये पूरा यकीन है। भगवान जब अर्जुन को कंफ्यूजन हुआ कि पता नहीं ये जो आदमी बोल रहा है वो सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, भगवान ने कहा अहम आत्मा गुडाके सर्वभूता से स्थिता अहम आदिश्च मध्यम च भूत नामंत एवच। अरे मैं समस्त प्राणियों के आत्मा में निवास करता हूं, मेरा न कोई आदि है, न कोई मध्य है, न कोई अंत, क्यों तुम घबराते हो? और उन्होंने कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं हूं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, मैं शब्द ईश्वर के लिए। आप अगर सर्वश्रेष्ठ होइएगा तो आपके अंदर ईश्वर का भाव आए, और वहीं से विजय मिलते हैं, वहीं से सफलता मिलती। आपके लीडर्स क्यों इतने हम्बल? हम लोग आज भी सुमित जी को देखते हैं, नमन करते हैं। क्यों आज हम भी डॉक्टर ब्राइट को देखते हैं, नमन करते हैं? क्यों वो मिश्रित भाव आता है? क्योंकि जब आप सर्वश्रेष्ठ कीजिएगा, आप ईश्वरत्व को प्राप्त कीजिएगा। भगवान कृष्ण उसमें उदाहरण देते हैं, सारा श्लोक आप देखिए। उन्होंने कहा पवनः पवना तस्मी राम शस्त्र वृतामहम जसा नाम मकरश्चास्मि स्रोत सामस्मि जाहन। अरे सब कुछ वही है। कहते हैं द्यूतम छलतयास्मि तेजस तेजस्विनामहम। ये सारे एक से एक श्लोक है। उन्होंने कहा कि मत घबराओ अर्जुन, जो सर्वश्रेष्ठ है वो मैं हूं, और मैं तुम में हूं, इसलिए तुम भी सर्वश्रेष्ठ। आप क्यों सोचते हैं कि बिल ब्रिटिश है? आप क्यों सोचते हैं कि डेक्स्टर ईगर ही गए? क्योंकि डेक्स्टर ईगर तो आपके अंदर। भगवान कृष्ण कहे कि वृक्षों में पीपल भी मैं ही हूं, नदियों में गंगा भी मैं ही हूं, रुद्रों में शंकर भी मैं ही हूं, कवियों में उष्णा कवि भी मैं ही हूं, गुरु में बृहस्पति भी मैं ही हूं, पर्वत में सुमेरु भी मैं ही हूं, नाग में शेष नाग भी मैं ही हूं, शस्त्र में वज्र भी मैं ही हूं, नरपतियों में राम भी मैं ही हूं, गणना करने वाले का काल भी मैं। आप तो वो सब हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। मेरा आज आपसे बात करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद, यह देश जिस रफ्तार से, जिस गति से, जिस लय से आगे बढ़ रहा है, समस्त संसार का मुस्तकबिल, समस्त संसार की तकदीर हम लिखने वाले हैं। लेकिन मित्रों, बैटल ऑफ पलासी को भूल नहीं करना है। यू कैन नॉट बी न्यूट्रल। आप जिस उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि महाभारत में भीष्म पितामह भी थे और उनके परपौत्र भी थे।
इस युद्ध में सुधा मैडम भी हैं, इस युद्ध में महेश भाई भी हैं, विजय जी भी हैं, मीनाक्षी चौधरी जी को देख रहे हैं, अभय जी को भी देख रहे हैं, और इस युद्ध में नील भी है, लड़का भी है, हर की भूमिका है। वो एक किताब लिखा है, उसको रैंडी गेज करके एक किताब लिखा है, हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दा विंची, पढ़िए उस किताब। टीम क्यों जीतता है बाय द वे, उसमें उसने 9 तरह के शस्त्र की चर्चा किया है, रैंडी गेज की किताब हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो दा विंची। पता है ना, लियोनार्डो दा विंची, सोच लीजिए उस वक्त 1500 ईस्वी का आदमी, उसका बनाया हुआ पुल का डिजाइन अभी 5 साल पहले नॉर्वे में बना, वो हवाई जहाज का डिजाइन उस वक्त बना दिया था, एनाटॉमी का फोटो बना दिया। सोच करके देखिए। तो कहता है टीम इसलिए जीतता है कि हर व्यक्ति में अलग अलग इंटेलिजेंस होता है, और एक व्यक्ति में सब इंटेलिजेंस नहीं हो सकता है, लेकिन जब वो टीम मिलता है तो समस्त इंटेलिजेंस आ जाता है। आपके पास ब्रह्मास्त्र भी है, आपके पास पशुपतास्त्र भी है, आपके पास वज्रास्त्र भी है, और इन्हीं शस्त्रों के सहारे आप जीतते हैं। कोई बहुत बढ़िया स्पीच दे रहा है आपकी टीम में, कोई बहुत बढ़िया डेमो दिखाता है, कोई बहुत बढ़िया स्मार्ट है, कोई हमारी छोटी बहन है बहुत अच्छा आर्टिस्टिक का डेमो करती है, कोई लेडी है जो एल्डरली है वो होम केयर बहुत बढ़िया करती है, कोई स्पिरिचुअल टॉक बहुत अच्छा देती है, कोई किसी के घर में प्रवेश करता है उसके घर के माहौल को जीत लेता है। चाणक्य ने कहा था कि अगर आप घर के अंदर महिलाओं के स्वीकार्यता को प्राप्त कर लेते हैं तो उस घर के समस्त प्राणियों को विजय बना देते। हम प्लान दिखाने जाते हैं, उस घर में अगर एक बूढ़ी दादी है तो क्या हम पैर छू के प्रणाम करते हैं? अगर यस, इट्स ओके, नहीं तो आप उधर प्लान दिखाइएगा, उसकी मौसी उधर बैठी हुई, दादी उधर बैठी, बोले यार मेरा बहू को कहाँ फंसा रहा है। आपकी स्वीकार्यता, इन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है मित्र। कहता है ना कि जब आप स्पिरिचुअल क्वेश्चन से लोगों से बात करिएगा ना, आभा मंडल कुछ और नहीं, बोलता है ना बड़ा दिव्य व्यक्तित्व है, कोई दिव्य व्यक्तित्व नहीं, ये आभा मंडल यही निकलता है आपके उन विचारों से। मैं आपको बात खत्म कर दूं, याद रखिएगा दोस्तों, यह बिजनेस नजर से नहीं नजरिया से चले, यह बिजनेस लोगों की इमारत से चलेगा। जितनी बड़ी इमारत उतना बड़ा एम्पायर। आप अपने साम्राज्य के निर्माता स्वयं हैं। आप इस युद्ध के कृष्ण भी हैं, इस युद्ध के अर्जुन भी हैं। आप इस कृष्ण के भीष्म पितामह भी हैं। यह बिजनेस इसलिए नहीं बहुत अच्छा है कि लोगों की तकदीर फाइनेंशियली फ्री कर रहा है, बल्कि यह बिजनेस इसलिए भी अच्छा है कि लोगों के तमाम संस्कार, उसके सारे थॉट प्रोसेस को बदल रहा है, और जैसे आपके थॉट बदलेंगे वैसे आपका थिंग रहे। प्रेंटिस मलफर्ड ने आज से 400 साल 300 साल पहले बताया, थॉट्स आर थिंग। भगवान कृष्ण ने वही 3500 वर्ष पहले बताया कि जैसा सोचोगे, जो कर्म करोगे, निकल जाएगा। विद दिस आई अगेन थैंक यू ऑल। ईश्वर आपके साथ हैं, ईश्वर आप सबका भला करें। आप इस बिजनेस में सिर्फ अपने लिए नहीं हैं, इस बिजनेस में आप औरों के लिए हैं। जिस दिन ये थॉट प्रोसेस आ गया, जिस दिन आप ये सोच रहे हैं कि आप लोगों की आजादी की गाथा लिख रहे हैं, उसी दिन बिजनेस में आप सब। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू।